स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आताताई का क्या अर्थ होता है। आताताई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है जो अत्याचार करता हो, जो अति शक्तिशाली हो, जो दूसरों में दोष खोजे, या जो व्यर्थ का व्यय करता हो। तो आताताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता है उसे आताताई कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो आपको बताना है कि सभी शुद्ध शब्द इसमें से ऑप्शन नंबर कौन है। तो इसमें शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर आपका बी लिखा हुआ है। प्रकृति देख लीजिए, पूर्ण जन्म देख लीजिए, भर्त्सना देख लीजिए, बलिष्ठ देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है चारों के चारों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन विशेषण है। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो यह आपका सार्वमानिक विशेषण है। सार्वमानिक, अब सार्वमानिक क्या होता है। तो सार्वमानिक शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द को विशेषण की तरह विशेषता बताए उसी को सार्वमानिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन गलत है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, यानी अशुद्ध है। तो बताना है कि विष्णु के अनेकों नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, ये तो शुद्ध वाक्य है। यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। अब बताना है विष्णु के अनेकों नाम है, तो ये गलत है। जो विष्णु का क्या हो जाएगा, अनेक नाम है, क्योंकि अनेकों नहीं होता है। अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है। ठीक है, अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, ये नहीं कि ये खुद अपने आप में एक बहुवचन है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यही आपका गलत हो जाएगा, यानी सही है। ये गलत वाक्य गलत है और ये ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अब द्वंद्व बताना है, तो द्वंद्व समास दिनहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन और हीन, मतलब जिसमें क्या लगा हो। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होता है, या दोनों पद समान हो एवं दोनों पद को मिलाते समय और अथवा या आदि योजक जो सुक्त हो जाए ना, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दाल भात आदि ये सब, जैसे दिनहीन है तो दिन और हीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ है मुसीबत आना, यानी मुसीबत का पहाड़ आपको टूट पड़ना। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन है। तो रचयिता सब लिखा हुआ है, आपको पढ़िएगा, लेकिन इसका जो शुद्ध बर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचयिता ऐसा लिखाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समास का विलोम शब्द क्या होगा। अब बताना है आपको समास का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि परिणाम में कौन सा उपसर्ग है। परिणाम में उपसर्ग बताना है। तो परिणाम में उपसर्ग परि उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। तो बादल का तत्सम शब्द वारिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले लिया गया है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी का वह शब्द जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, सीधे वैसे ही उठा के आप बोल दिया जाए, वही आपका तत्सम शब्द होता है। तो बादल का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वारिद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपको इंग्लिश का रहेगा कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। आपको बताना है, कॉमन एरर बताना है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, तो कहा कि द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। तो इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि सभी सेंटेंस सही है। ठीक है, अ प्राइम मिनिस्टर या द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, नो एरर। चलिए
अगला प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको बताना है कि आपको इसमें से चूज करना है कि कौन जो वर्ड दिया गया है उसका जो मीनिंग सही आपको दर्शा रहा है ऑप्शन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में आपको बताना है कि इसका सही मीनिंग आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रीफरेंस। क्या हो जाएगा? प्रीफरेंस। प्रीफरेंस मतलब क्या होता है? पसंद, पसंद। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी एक वर्ड दिया गया है एग्रीमेंट, उसका आपको अपोजिट मैंने विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कला, एक समझौता एक कला। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। टर्बुलेंस मतलब अशांति होता है और फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है आपको, फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन, बिखराव होना। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरना है। एज ही प्रूव्ड इनसिफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। तो आपको इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेल्ड। ठीक है, एक्सपेल्ड जिसका हो जाएगा एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब होता है निष्कासित करना। एज ही प्रूव्ड इनसफिशिएंट द कंपनी एक्सपेल्ड हिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इस, और अगला प्रश्न भी है फिल इन द ब्लैंक्स से है। द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो द फर्नीचर होता है तो द फर्नीचर इज हो जाएगा। फर्नीचर में क्या लगेगा? इज लगेगा। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे। अगला प्रश्न है कि द वर्ड फिस्कल रिलेटेड टू। अब देखिए ऑप्शन एक है, अब वर्ड एक है फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है सरकारी संपत्ति या राजकोषीय, जिसका और इसका हिंदी मीनिंग समझिएगा तो राजकोषीय होता है। तो राजकोषीय है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आपको बताना है रिलेटेड किससे है, तो फाइनेंस से है। राजकोषीय फाइनेंस से है, संपत्ति से है। अगला प्रश्न है कि डेट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन। डेट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन। तो जो आपको बताना है कि खाने लायक होगा तो उसे क्या कहेंगे? डेट विच इज फिट टू बी ईटेन, तो मैंने खाने लायक को क्या कहते हैं? तो इडेबल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इडेबल। राइट आंसर इसका इडेबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग द फ्रेज। ठीक है, एक फ्रेज है उसका सिमिलर मीनिंग जो बताना है इन नेम ओनली। तो इन नेम ओनली का मतलब होता है नाम मात्र का। तो नाम मात्र को इंग्लिश में नोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमिनल। नोमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। ठीक है, तो इन नेम ओनली मतलब नोमिनल हो जाएगा, फ्रेज है। ठीक है, एडम्स जो फ्रेज पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन। इंसेन का जो मतलब होता है ना वो पागल होता है, मैड, पागल होता है। ठीक है, तो अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो अपोजिट मीनिंग आपका हो जाएगा सेन। ठीक है, सेन का मतलब होता है समझदार। सेन मतलब क्या होता है? समझदार होता है। और एक्यूर मतलब होता है पुनरावृत्ति होना, दोहराना मतलब। ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर होता है। ठीक है, और रिसेंबल मतलब समान होता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर। आपको इसमें से एरर बताना है। ठीक है, अब बता रहा है कि व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव, मतलब छुट्टी करते समय, छुट्टी प्रोसीडिंग करते हैं, ही हैड ऑलरेडी कमिटेड दैट ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days। आपको अब बताना है कि इसमें से कौन सा एरर हो जाएगा। तो डेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा कि ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो इसमें यहाँ का हो जाएगा डेट ही वुड के जगह पर यहाँ डेट ही वुड होगा। ठीक है, यहाँ डेट ही वुड हो जाएगा। विल के जगह पर क्या हो जाएगा? विल के जगह पर WOULD वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच। ठीक है, यहाँ तक होता है रक्त का पीएच मान। और रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त एक क्षारीय तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है। वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि आपको बताना है। तो यह हो जाएगा मानव मल। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है? C60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। अब आपको बताना है कम रोग तक। तो एक तीव्र जो होता है ना, तीव्र रोग जो होते हैं ना, तीव्र रोग वह केवल कम अवधि तक ही होते हैं। तीव्र रोग जो होते हैं, तीव्र रोग वह कम अवधि तक होते हैं। हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में किस संघ का यानी एसोसिएशन संघ का उदाहरण है? ठीक है, तो हाइड्रा जो है ना, सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा जगत का, किंगडम का, संघ का यहाँ एसोसिएशन नहीं होगा, किंगडम होगा, किंगडम का जीव है। ठीक है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट औषधि है यानी हड्डी है? सपाट अस्थि जो होता है ना, किसका होता है? तो सपाट हड्डी जो होता है ना, वह पसलियों का होता है। किसका? पसलियां जो होती है ना, पसलियां, और पसलियों की जो हड्डियां होती है वह सपाट होती है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होती है? तो मानव मस्तिष्क का जो कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। या सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में जनन डैश क्रिया से होता है? मतलब ईस्ट में जो जनन होता है कौन सी प्रक्रिया से होता है? ईस्ट में जनन, तो ईस्ट में जनन जो होता है ना, वह मुकुलन प्रक्रिया से होता है। कौन प्रक्रिया से? मुकुलन प्रक्रिया से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण दाद खाज खुजली होता है। क्या होता है? दाद खाज खुजली। अब देखिए तपेदिक है, तो तपेदिक को यक्ष्मा तपेदिक जो होता है ना, इसमें यक्ष्मा हो जाएगा, तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, एक आमतौर पर संक्रामक बीमारी हो जो माइकोबैक्टीरियम आमतौर पर जो होता है ना, जीवाणु से होता है। ठीक है, जीवाणु से, हैजा भी आपका जीवाणु से। कोविड-19 था वायरस से, लेकिन दाद खाज खुजली आपका किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कवक से। अगला प्रश्न है कि कौन सा विषाणु जनित एक में रोग बताना है? चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर ए ही देखते ही आप मार दीजिएगा, चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर ए, चिकन पॉक्स विषाणु से होता है। ठीक है, और उस विषाणु का नाम है बेरिसोला जोस्टर नामक विषाणु। ठीक है, वायरस। अगला प्रश्न है कि मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? यानी मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई हवा में CO2 की मात्रा आपको बताना है, CO2 की मात्रा। तो CO2 की मात्रा 4.4% होता है। कितना? 4.4% होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक होता है? तो एक परमाणुक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, हीलियम एक परमाणुक होता है, लेकिन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक परमाणुक नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं। कुछ पौधे के जो तने होते हैं ना, हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे के शाखाओं को हब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हब्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है ना, या हरित लवा को कहा जाता है। किसको? हरित लवा को कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवा को कहा जाता है। ठीक है, किसको? हरित लवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान को अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन कहाँ बनता है? तो जो प्रोटीन बनता है या कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? तो अभिलेख न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो माजुली नदीय द्वीप स्थित किस नदी में है माजुली? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली। ठीक है, जो असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो माजुली है, और सबसे छोटी भी वहीं पर है, जिसका नाम है उमानंदा। क्या है? उमानंदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन निम्नलिखित में से बताना है आपको। विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस, विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। ठीक है, सॉरी गलत है, ये आपका सही सुमेलित बताना है। विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस 1 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किसको? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। सांख्यिकी दिवस या 29 जून को मनाया जाता है। यही आपका सही है। अगला प्रश्न है ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है?
टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल और हॉकी से। किसे? फुटबॉल और हॉकी से। टाई ब्रेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी दोनों में खेला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितना है? 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट अमरावती है। उसका नाम क्या है? अमरावती, ठीक है। और 1912 इसमें बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था तथा 1916 में पटना, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में 193 यहाँ सदस्य देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यह 1970 के दशक में यह क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिए थे, ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है, जो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी या भगत सिंह के द्वारा कब? 1926 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया नामक पत्र समाचार पत्र शुरू किया था। और यंग इंडिया महात्मा गांधी और नेशनल हेराल्ड जो है या जेएल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? तो डेनमार्क की संसद का नाम जो है ना फॉलकेटिंग है। क्या है? फॉलकेटिंग है। और नेपाल की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। जबकि बांग्लादेश का संसद का नाम जो है जातीय संसद है। यूएसए का कांग्रेस है, यूएसए यानी अमेरिका का कांग्रेस है। पाकिस्तान और फ्रांस का जो है नेशनल असेंबली है, ये भी बात याद रखिएगा। और भारत और फिनलैंड की संसद का नाम संसद ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो आपको बिहार में बताना है। तो मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, और या कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कहलगांव जो है आपका बिहार में ही है, बिहार राज्य में है कहलगांव, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीतिया में महायान और हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था बौद्ध संगीति, जो बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम है, जो पूरे भारत में लगभग 53% चाय का जो उत्पादन अकेले करता है। और बंगाल में 21% होता है। बंगाल में कितना? 21%। तमिलनाडु में 15% होता है, जबकि केरल 9% चाय का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो पाणिनि जो था ना, पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। क्या था? व्याकरण शास्त्री था पाणिनि। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएस और कनाडा के सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा और अमेरिका के सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। जो कौन नदी पर है? कैरो नदी पर है। कैरो नदी पर स्थित है, कैरो नदी पर, ठीक है, कैरो नदी पर है, वेनेजुएला में है। और विक्टोरिया जलप्रपात आपका कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर। जबकि आसवान बांध नील नदी एवं हुबर बांध कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिशस के द्वारा किया गया था, जबकि वास्तविक संस्थापक बीम कटफिशस को माना जाता है। और यही बीम कटफिशस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो बीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से है। बीटी कल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन से है, ठीक है। जबकि वर्मी कल्चर जो होता है ना, वर्मी कल्चर इसी से संबंधित है। तो यह केंचुआ से मतलब रिलेटेड है, लगता है कि जैसे एक ही बात है। तो एक केंचुआ के उत्पादन से हो जाएगा वर्मी कल्चर। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है ना यह समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में है। कहाँ है?
स्ट्रेटोस्फीयर में, और इस परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से यही रोकती है, ओजोन परत। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉरेंस और सीले ने। किसने? लॉरेंस और सीले ने। और जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद किससे किससे मिलकर बनता है? तो जो संसद होता है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यपाल से राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है। और संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत का इसका निर्माण हुआ है, जबकि लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह आपका मोगलीपुत्तीस था। कौन था? मोगलीपुत्तीस। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। और इसी में अभिधम्म पिटक की स्थापना भी हुई थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मैं बेमेल यानी गलत जोड़े को पहचान करना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है। रत्नावली जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, जबकि राजतरंगिणी जो है ना कलहन के द्वारा लिखा गया है। कलहन, इसी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी आपको मिलती है। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति शास्त्र है। और वंश बता देगा तो कौन? मौर्य वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो लाल सागर एवं अरब सागर को बाब एल मडब यानी बाल जल डब्ल्यू मध जल संधि जो है यही दोनों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ना, यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। वे 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक रहे थे। और यह पहला गृह मंत्री भी थे। क्या थे? प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है। और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 1953 ईस्वी में हुई थी। सही है। ठीक है। 1953 ईस्वी में हुई थी, ये बात सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया था, ये सरासर गलत है। और इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत, क्योंकि यह 1956 में किया था, 66 में नहीं। ठीक है। और इसी के तहत पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। और ये स्थापना जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो निम्न प्रांतों में आपको बताना है कि सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च हुआ था उसमें सही सबसे ज्यादा था तो यह गुजरात था, क्योंकि गुजरात से शुरू हुआ था और गुजरात में सबसे ज्यादा था, क्योंकि गुजरात से 32 लोग इसमें भाग लिए थे, उत्तर प्रदेश से 8 और महाराष्ट्र से 13। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी गांधी इरविन समझौता हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका व्यक्ति का नाम था तेज बहादुर सप्रू। कौन था? तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया? उसका सुरंग का नाम पीरा कुम्फर है। तो पीरा कुम्फर जो है ना, यह जम्मू कश्मीर केंद्रशासित राज्य में शुरू किया गया है, यह एक सुरंग है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र। ठीक है। और इनका संबंध महाराष्ट्र से था।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा CN राव को, ठीक है, CR राव को, ठीक है, CR राव को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदूफोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो यह आपका बन गया है जॉर्जिया। कौन बन गया है? जॉर्जिया बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुगंधित चावल यानी उसका नाम है नागरिक दुबराज को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत, ठीक है, प्रदान किया गया है? तो नागरिक दुबराज या सुगंधित चावल का भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ तीरी का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो यह सलीम दुरानी क्रिकेट से इनका संबंध था। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और यह अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे क्रिकेट में। अगला प्रश्न है कि किस देश में रूढ़िवादी नेता पोटेरी ओरपो ने साना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव दिया था? साना मारिन कहाँ के था? तो साना मारिन ये फिनलैंड का था। कहाँ का? फिनलैंड का। तो साना मारिन को हराकर पोटेरी ओरपो प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। तो फिनलैंड का भी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पोटेरी ओरपो। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के ईदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो ईदू मिसमी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में करती है। और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य का नाम है कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। यह विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान बन गया है। कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। अगला प्रश्न है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपका कृष्ण प्रकाश। कौन बन गया है? कृष्ण प्रकाश। अब देखिए आपको बता रहा है कि 81 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ए फॉर्मूला होता है। तो इसका जोड़ लीजिए 81 या 49 एक बार जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 130, एक बार घटा लीजिए तो हो जाएगा 32, ठीक है। तो 130 गुना 32 बराबर 8 अठाई 64, तो 32 गुना 64 2 से 130 आपका 65 मरतबे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 65। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इतना पर भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 5 बचना चाहिए। अब देखिए तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे 30, 35, 40, 45 का एलसीएम जो होगा ना यह 2520 आपको आएगा, ठीक है। और प्रत्येक दशा में क्या होगा 5 आपको क्या हो रहा है शेषफल बच रहा है, तो इसमें 5 आप जोड़ दीजिए। शेषफल बच रहा है तो हो जाएगा 2525 और ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इरिटेरिया टीम की 2 टीमें ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 15 और 25 दिन में कर सकती है, तो टीम ए उस कार्य को कितना दिन में कर सकती है? अब देखिए 15 एक है इधर, एक 25 है, तो 15-25 का लघुत्तम क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका 50, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 15-5 25 दिया 75। आपको क्या कर रहा है ए कर रहा है, तो पहले ए है तो 75 काम को आपको क्या 75 दिन में कराना है, तो आपसे पूछ रहा है कितना आएगा। टीम ए अकेला उस प्रोजेक्ट को कितने दिन में कर सकती है? तो आप 5 इधर 3 है तो 2 के
तो यानी 75/2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 के पावर 7 अनुपात 9 के पावर 4 अनुपात 2। अब देखिए, अब 3 में ही बदल दीजिए, दोनों को समान होना चाहिए। तो 3 के पावर 7 तो सही है, लेकिन इसको कर दीजिए 3 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर उधर 2 और उधर कितना हो जाएगा 4.5 है, तो 4.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 9। तो 3 के पावर 7 अनुपात 3 के पावर 9, तो ये खत्म। 7 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अनुपात है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब पावर में पावर नहीं कर सकते हैं, तो 3 के पावर 7 है ना, तो 3 के पावर क्या करेंगे, 3 के पावर 7 अब भागा कर देंगे 3 के पावर 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर 7 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो 3 के पावर -2 अब बटा हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 2 हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी हो जाएगा 1:9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 200 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 200 से छोटा आपको आना है, ठीक है। तो 200 से छोटा आपको सभी प्राकृतिक संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए n+1/2, तो क्या हो जाएगा 199 + 1 भागा 2 200 यानी 100 आंसर। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ऐसे मान दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से निकालना है। तो इसको क्या करिएगा, आप गुना करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें या -1 कर दीजिए, यहाँ से कोई एक माइनस क्या हो जाएगा, एक यहाँ माइनस का माइनस रहने दीजिए, और यहाँ से वो सब में 2 है तो 1/2 कॉमन कर लीजिए और यहाँ से निकाल दीजिए, बनाइएगा ऐसे 1 इधर 3 हो जाएगा, प्लस 1 आपका यहाँ से 1/2 किए हैं तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते 1/12 1/24 ऐसे इसका निकालिए। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 47/48, इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक किसी मजदूर के एक दिन का मजदूरी 40% को 36 में जोड़ने पर उसी का एक दिन का मजदूरी प्राप्त होता है, तो उस मजदूर का एक दिन का मजदूरी क्या है। अरे मेरे भाई बहुत, इसको बनाने के देखिए कुछ नहीं करना है। अब है कि मजदूर का एक दिन का मजदूरी कितना है नहीं मालूम है, तो 100 रुपया मान लीजिए, या आप 1 रुपया मान सकते हैं या 100 रुपया मान सकते हैं। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि 36 रुपया तो उसको जोड़ रहा है, तो 36 है आप प्लस x का 40% जोड़ रहा है, बता नहीं रहा है कितना मजदूरी का, तो 40%, वही कितना रुपये के बराबर है, टोटल आपका x के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा 36 आप प्लस x आप प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ नहीं गुना 40/100 यानी 20 दूना 40 20/100 बराबर x, मान निकलेगा तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 3, यहाँ आ जाएगा कितना, 3 0 के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 है तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3003 ऊपर हो जाएगा बटा 3003 ऊपर हो जाएगा बटा 3003 पर डबल 1 0 आइने हो जाएगा 3003 पर 1 0 बटा में 3003, भाग दीजिएगा 10.10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में √3 है, 5 में √2 है, 5 √3 है, 9 √3 है, तब 15वां पद। अब देखिए इसमें समांतर श्रेणी पहले सबसे पहले क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। इसमें से डिफरेंस निकालने के लिए अगर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में है, तो 5 √3 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ घटेगा तो 4 √3 आ जाएगा, 9 में से फिर 5 गया 4 √3 यानी बराबर है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। इसी फॉर्मूला पर निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 57 √3। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल भुजा a² होता है तो 2 बार कर लीजिए, तब 50 25 क्या हो जाएगा 5 दूना 10 अब 5 25 10.25 इसका वृद्धि हो जाएगा इसमें, ठीक है। 5 के स्क्वायर से कीजिएगा तब 50 25 और 2 से 2 है तो 5 दूना 10 10.25% की वृद्धि हो जाएगा। अब कह रहा है कि हैच के किस छोटे से छोटे मान के लिए 2 3 4 हैच 2 3 4 को 3 से विभाजित करना है। अब देखिए 3 से विभाजित करने के लिए आपको क्या चाहिए,
सभी का जोड़ के अंक मतलब वो जो आएगा उसे 3 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 2 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 में क्या जोड़ेंगे तो आपका 17 में कितना है 4 3 7 2 9, 9 और 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 में क्या जोड़ेंगे कि आपका 3 से कट जाएगा, 3 जोड़ देंगे यानी 21, 21 3 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि 40 छात्रों का औसत 20 छात्रों का औसत 40 है, जब 5 छात्र और जुड़ जाते हैं तो औसत 2 बढ़ जाता है। तो कितना 40 दूना 80 यानी 820 छात्रों का औसत एवरेज हुआ, 5 छात्र जुड़ गए यानी अब हो गया 25, तो औसत 2 बढ़ जाता है। तो 42 गुना 22 कर दीजिए, 42 गुना 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1050 इसका आ जाएगा। 1050 में से 800 घटाएंगे तो 250 आ जाएगा। 250 को किससे 25 से भाग दीजिए यानी 10 हो जाएगा। 250 को कितना से भाग देना है, अच्छा 5 नए छात्रों का ही औसत बता रहा है तो 250 को 5 से भाग दीजिए यानी 50, औसत हो जाएगा एवरेज 50। अब कह रहा है कि विकल्प रीजनिंग का क्वेश्चन है ए सी एफ जे ओ, तो ए 1 होता है, सी 3 होता है, एफ 6 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है। तो 1 में आपको क्या जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हुआ, 3 में 3 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में क्या है 4 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े तो 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 का मतलब यू होता है, यहाँ यू ही है ठीक है। चलिए एफ देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे, ससुर के इकलौते बेटे यानी ससुर के इकलौते बेटे मतलब साला का भांजा, तो साला का भांजा है तो लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है, तो लड़के का सुरेश से क्या होगा जीजा होगा। लड़के का सुरेश से क्या अंतर, तो लड़का सुरेश का बेटा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको, 6 18 15 है, 5 3 आपको वहां बताना है, 3 2 5 है, 10 27 9 है ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, अब देखिए इसमें बताना है आपको ऐसे 6 5 30, 30 में 3 से भाग दे दीजिए तो 10, 18 3 54, 54 में 2 से भाग दे 27। तो आपको यहाँ बताना है कि कितना से आएगा कि आप भाग दीजिएगा, तो यहाँ 15 से 3 कर 45, 45 में 5 से भाग दीजिएगा तो 9 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 3 से यहाँ गुना करना है। कह रहा है कि आपका शब्दकोश के अनुसार इसको सजा देना है, तो शब्दकोश के अनुसार तो आता ही है, स्पेलिंग देख के सजा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे इसका सी हो जाएगा, पहले 5 आएगा, लाइन आएगा, उसके बाद लिटरेसी आएगा, उसके बाद लीटर आएगा, उसके बाद आपका लिटल आएगा, उसके बाद लाइव आएगा ठीक है, क्योंकि भी सबसे बाद में आएगा, तीसरे पर ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और सेशन भी कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले 4 वीडियो आप लोग को अपलोड किया जा चुका है। आप चारों वीडियो को देखिए और अपना तैयारी को पुख्ता कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का समय आप लोग के बहुत नज़दीक आ चुका है ठीक है। तो जितना से जितना हो सके आप लोग सेट मारिए, और ना एक मेरा बात मानिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे हम लोग पढ़कर आज नौकरी कर रहे हैं वैसे आप लोग अभी नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आप पढ़े हैं उसी का आप लोग रिवीजन कीजिए, कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। नया पढ़िएगा फिर उसी में उलझा के रह जाइएगा ठीक है, उलझ के रह जाइएगा, इसलिए नया को देखना भी नहीं है, जो मिलेगा सेट में मिलेगा उसको पढ़ लेना है। लेकिन अब ये नहीं कि यार नया बुक खरीद के लिए आए उसको पढ़े, जो आप पहले से किताब पढ़े उसी को 2 बार 3 बार जितना हो सके उसी को पढ़िए, आपका तैयारी पुख्ता हो जाएगा ठीक है। और सेट दिन में 2 मारिए, और सेट मारने के बाद भी आपको उसका डिस्कशन पीछे जो दिया रहता है उसको आपको समय देना, ये नहीं कि हाँ सेट मार लिए मेरा समय पूरा हो गया और उसको किताब रख दिए, नहीं। अगर किताब से मार रहे हैं तो उसका डिस्कशन आपको देखना अनिवार्य है, आप उसको देखिए और उससे आपकी जो सोचने की क्षमता, और 1 से 1 क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया था वो क्वेश्चन आप पूछ के दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो रिलेटेड क्वेश्चन का उसमें ऑप्शन आपको दिया रहता है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपका तैयारी भी रहेगा और आपका तैयारी आएगा, क्वेश्चन जैसे आएगा आप उसको मार सकते हैं। तो यही सब बातें ध्यान में रखिए और जितना हो सके उतना सेट अभी मारिए, जितना सेट मारिएगा वही आपको फायदा करेगा।